हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चल रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्केन बनाने के तरीके में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी दो तरीके हैं अपने पास में। कौन कौन से? एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट हीटिंग करके, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह होते हैं, जैसे बीटा कीटो एसिड होता है, उस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, तो उनको डायरेक्टली हीटिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। और एक डीकार्बोक्सिलेशन का और तरीका हमारे पास में क्या होता है, दैट इज़ हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस हो गया। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस में हम लोग क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। और इसके साथ साथ एक हमारे पास है सोडा लाइम के साथ हीट करने का। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि COH ग्रुप जो है उसको हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही COH ग्रुप हमारा बाहर निकलेगा तो वो ग्रुप रिप्लेस होकर किससे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम लोग दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, एक डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग विद सोडा लाइम एंड सेकेंड वन इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस, जिसमें हम लोग क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। देखिए, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस अभी नीट में और जेई में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक सर्टेन रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी होती है और उस रिएक्शन का नेम पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है। नीचे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो एक कोल्बे रिएक्शन लिख दिया, एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस लिख दिया। मतलब सिमिलर नेम्स की बहुत सारी रिएक्शंस हैं हमारे पास में केमिस्ट्री में। तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन क्या होगी, या इससे रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शंस होती हैं सिमिलर नेम्स वाली, उसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो जितने भी नेम रिएक्शंस आएगी वो आप लोग केयरफुली पढ़ें। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग समझते हो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, कि हम लोग एक टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर क्या करते हैं, एनोड और कैथोड लगा देते हैं और फिर उसको हम लोग बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही बैटरी के थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है तो एनोड और कैथोड के ऊपर कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होती है। हम लोगों को पता है कि एनोड क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड क्या होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, और इनकी रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास में कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ एनोड पे प्रोडक्ट बनता है और कुछ कैथोड पे प्रोडक्ट बनता है। तो अभी हम लोग एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंदर एक मेथड आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। कैसे होगी, पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं कि हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा दी NaOH के साथ में। तो हमें पता है कि RCOH और NaOH आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, RCOO माइनस एंड Na+, और इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में ये कंपाउंड है। ठीक है, और हमने क्या करवा दिया, इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवा दिया। इसको शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, KES। तो जैसे ही हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, या मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो एनोड और कैथोड पे कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा आपका, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो बनेगा RR, कि यहाँ पे जो R मॉलिक्यूल है, ऐसे दो R मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, RR विच इज ए एल्केन, और उसके साथ में बनेगी CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। और कैथोड पे कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स बनेंगे, दैट इज कैथोड पे एक तो बनेगा NaOH और साथ में बनेगी आपकी H2 गैस, हाफ मोल H2 लिख सकते हो, या जो भी H2 गैस आएगी सर्टेन हमारे पास जो भी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होगा, यहाँ हाफ लिख देता हूँ, चलो हाफ मोल H2 गैस। तो ये हमारे पास में कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आप लोग ध्यान दें, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस सॉल्ट का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एनोड के ऊपर RR का फॉर्मेशन हुआ और साथ में CO2, दो प्रोडक्ट एनोड पे बन रहे हैं और दो प्रोडक्ट्स हमारे क्या बन रहे हैं, कैथोड पे बन रहे हैं। तो ये RR बन गया, मतलब हमारा एल्केन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे, एक सब सिंपल सा मेथड बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास में ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें एक एनोड होगा, एक हमारे पास में कैथोड होगा,
और इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा तो एक कैथोड और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से जो आयंस वगैरह जो भी हैं सॉल्ट के, वो करस्पॉन्डिंग एनोड और कैथोड की तरफ मूव करेंगे और सर्टेन कंपाउंड्स का डिपोजिशन करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मैकेनिज्म भी लिख लेते हैं इसका। देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनोड की। तो एनोड क्या होता है, एनोड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक होता है उसका वो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड के ऊपर क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दें आप लोग कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एंड Na प्लस, ये हमारे पास में सॉल्ट था इनिशियली। तो शुरुआत में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। भाई इलेक्ट्रॉन लूज होना इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो शुरुआत में क्या होता है, ये जो सॉल्ट होता है, इस ऑक्सीजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा तो मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ रेडिकल। क्या बन गया, ओ रेडिकल। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब क्या होता है, ये जो रेडिकल है ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है और CO2 गैस को क्या करवा देता है, एलिमिनेट करवा देता है। कैसे कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है R और कार्बन के बीच का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये रेडिकल भी इधर आ जाएगा। कुल मिला के हुआ क्या, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इसका R का इलेक्ट्रॉन R के पास में रह गया और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में, और कार्बन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल ने आपस में मिलकर क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो बेसिकली बाहर क्या निकला, CO2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या हो गया, CO2 गैस बाहर निकल गई और हमारे पास में क्या मिल गया, R रेडिकल। ये हमारे पास ध्यान रखें इंटरमीडिएट है। तो जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस होता है उसके अंदर इनिशियली जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, आर रेडिकल, मतलब एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड करेगी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, साथ में CO2 गैस तो इवॉल्व हो ही गई एनोड के ऊपर। तो पहले हमारे पास में आर रेडिकल बना और साथ साथ में CO2 गैस इवॉल्व हुई। अब ये जो आर रेडिकल है ये किसी दूसरे आर रेडिकल के साथ में मिलकर कंबाइन हो जाएगा। भाई जैसे ये आर रेडिकल बना उसी तरीके से और कोई आर रेडिकल बना होगा, तो दोनों आर रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, आर आर का फॉर्मेशन कर लेंगे और साथ में बन जाएगी आपकी CO2। ठीक है, ये हमारे पास में एनोड के प्रोडक्ट्स हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कैथोड की। तो कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है जिसपे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो हमें पता है हमारे पास में क्या है, Na+। ये Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ था उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, Na+। तो यहां से क्या बन जाएगा, Na बन गया, सोडियम मेटल बन गया। अब हमें पता है कि जो सोडियम मेटल होता है, अच्छा शुरुआत में सॉल्ट जब बना था तो वाटर हमारे पास में सॉल्यूशन में पड़ा है। ठीक है, तो H2 हमारे पास सॉल्यूशन में है और हमें पता है कि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या एक्टिव हाइड्रोजन जिस कंपाउंड के पास में होता है, एसिडिक नेचर का जो हाइड्रोजन है, उसकी अगर सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स हाफ मोल H2 गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। मतलब यहाँ से ये क्या करेगा, NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में क्या बन जाएगी, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। मतलब एक तरह का सोडियम मेटल टेस्ट है। तो ये जो सोडियम है वो H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा NaOH और साथ में बना देगा हाफ मोल H2 गैस। ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे बने, कैथोड पे, और ये कहाँ पे बना था, एनोड पे। तो सिंपल सा प्रोसेस है। हमें इस मैकेनिज्म को ध्यान में नहीं रखना है, बस ये समझने के पर्पज से हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास में RCOH है, अब देखो रिएक्शन का फॉर्मेट ऐसे भी लिख के दे सकता है, RCOH प्लस NaOH, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिख के पूछ ले आपसे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, या फिर वो आपको डायरेक्टली सॉल्ट लिख के इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दे
और उसका प्रोडक्ट पूछ ले, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये प्रोडक्ट मेंशन करना है। एनोड पे आर का फॉर्मेशन, आर कौन सा, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है उसमें COO माइनस और Na प्लस को छोड़ के बाकी जो भी ग्रुप रहेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर। तो ऐसे दो आर ग्रुप्स कनेक्ट करके कहाँ लिखना है, एनोड पर, और साथ में ये जो CO2 गैस थी वो इवॉल्व हो गई। और कैथोड पे क्या करना है, NaOH बनाना है और हाफ मोल H2 गैस लिखना है। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। भाई हमने यहाँ पे कंपाउंड क्या बनाया था, आर का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस की इसकी भी एक लिमिटेशन हो गई। जैसे हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि आर का फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहे आर ग्रुप इवन नंबर ऑफ कार्बन्स लो, चाहे आप ऑड नंबर कार्बन लो, तो जब दो आर ग्रुप आपस में कपल होते हैं तो क्या हो जाएगा, हमेशा इवन नंबर की एल्केन बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो भी किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, इट इज ए गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। मतलब ऑड नंबर की एल्केन अगर आपको सिंथेसिस करनी है तो ये मेथड जो है वुड्स रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस, ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आर का कपलिंग होके प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो एक नोट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वुड्स रिएक्शन में भी एक हमने लिमिटेशन क्या पढ़ी थी कि अगर आपने Rx 3 डिग्री ले लिया तो उस कंडीशन में डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट जो था वो मेजर था और आर की यील्ड जो थी वो क्या थी, काफ़ी कम थी, ठीक है। ये उसकी एक लिमिटेशन थी। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे ये जो सॉल्ट है उसके अंदर अगर आर को आपने 3 डिग्री ले लिया, इफ 3 डिग्री R is taken, then ester is formed। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अभी इसको मैं एग्जांपल लिख के आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपने R को 3 डिग्री ले लिया तो उस कंडीशन में R नहीं बन के क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। तो यहां पर इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करें। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कंपाउंड है MeCOOH, ठीक है, और मतलब एसिटिक एसिड हो गया, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3। जैसे कंपाउंड है CH3COOH, और इसको अगर हमने NaOH के साथ में रिएक्शन करा के और यहाँ पर लिख दिया मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस, तो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बनाना है, हमें आर का फॉर्मेशन करना था। तो हमें पता है यहाँ से CH3 रेडिकल बनेगा और ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, देखो कुछ नहीं करना है। जो हमारे पास में ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH ये कंपाउंड है, इसमें से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। देखो ये CO2 का मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो यहाँ से हमने CO2 बाहर करी तो एनोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा CH3 रेडिकल बनेगा यहाँ पर, और दूसरा CH3 रेडिकल जब आएगा तो CH3 और CH3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, CH3 और साथ में क्या बन जाएगा, CO2। ये CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हुई। ये दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ पे बने, ये दोनों प्रोडक्ट्स बने एनोड पर जो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं। और उसी तरीके से कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaOH, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटल टेस्ट दे देगा, तो NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में हाफ मोल H2 गैस, ये हमारा पूरा प्रोडक्ट है। देखो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ पे बने, एनोड पर, और ये दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ बने, कैथोड पर। तो अगर आप एसिडिक एसिड का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाते हो NaOH के साथ रिएक्शन करा के, अब ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख के आपको सीधा सीधा वो ऐसे लिख के दे सकता था कि भाई CH3COO माइनस एंड Na प्लस, वो ऐसे ही लिख के दे दे। और इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन ये सेम प्रोडक्ट्स आप लोगों को मेंशन करने हैं। तो चाहे आपके पास फॉर्मेट ऐसा लिखा हो चाहे फॉर्मेट ऐसा लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट क्या है समझना, क्या हम लोगों को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस समझना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल करते हैं। अभी तो हमने एसिटिक एसिड का सॉल्ट लिया था, अब मान लो आपके पास में फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, सपोज करो RCO माइनस एंड O माइनस Na प्लस, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड।
तो अगर फॉर्मिक एसिड का आप सोल्ट लेते हो और इसका आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब आप लोग ध्यान दें कि यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। एनोड पर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि RR का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या बनता है, CO2 गैस बनती है, और कैथोड पे NaOH और हाफ मोल H2 गैस इवोल्व होती है। लेकिन हमें पता है कि जब ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो R रेडिकल तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह पे कौन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक H रेडिकल बनेगा और दूसरा H रेडिकल और आएगा, तो दोनों H रेडिकल जब आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी अगेन। तो ये एक एक्सेप्शन है, इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखें कि अगर आप फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट यूज करते हो और उसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाते हो तो एनोड पर भी H2 गैस इवॉल्व होती है और RR का फॉर्मेशन उसकी जगह पर नहीं होगा। तो देखें आप लोग, यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 गैस और साथ में CO2 और उसके साथ में NaOH और साथ में हाफ मोल H2। ठीक है, अब ये जो 4 प्रोडक्ट है उसमें एनोड के कौन कौन से हैं, ये एनोड के प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज एनोड प्रोडक्ट, और ये दोनों हो जाएंगे कैथोड प्रोडक्ट। तो यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, salt of formic acid is taken, then H2 gas is evolved at anode also। मतलब अगर आप फॉर्मिक एसिड का सोल्ट लेते हो तो एनोड पर भी आपकी क्या मिल जाएगी, H2 गैस मिल जाएगी, उस कंडीशन में RR का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो हमने 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। मान लो जैसे आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये एक आपके पास में कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाया। तो अब सीधा सीधा प्रोडक्ट क्या करना है, यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर, तो ये CO2 बाहर निकल गई, तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पर R है ऐसे 2 R मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH CH3। प्रोडक्ट लिखने का सिंपल सा तरीका है, इस CO2 को यहाँ से हटाओ और ये जो कार्बन है, मतलब इतना जो मॉलिक्यूल है उसको एज इट इज लिखो और इसी मॉलिक्यूल को उल्टा करके वापस लिख दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो 2 मॉलिक्यूल को आपस में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये CH3 CH CH3 उसके साथ में एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और कनेक्ट हो जाएगा, तो CH CH3 एंड CH3। तो ये तो आपका क्या बन गया, RR। ये कहाँ पे बन रहा है, एनोड पर, और साथ में क्या बन जाएगा आपका CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये भी आपका कहाँ बन रहा है, एनोड पर, RR प्लस CO2, दिस इज एनोड प्रोडक्ट। और उसके साथ में क्या बनेगा, NaOH और हाफ मोल H2 गैस विच इज एट कैथोड। तो आपको पूरा प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, ऑप्शन के अंदर आपको मतलब क्वेश्चन जो आएगा उसमें सीधा सीधा ये कंपाउंड लिखा हुआ है और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस है, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट में जो 4 एल्केन है, पॉसिबल एल्केन्स, उनके कॉम्बिनेशंस आप लोगों को दिए होंगे। तो ये RR का आपको इसको सेलेक्ट करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब जो हमने 3 डिग्री का एक्सेप्शन लिखा था कि इफ 3 डिग्री R इज टेकन देन एस्टर इज फाउंड, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग एक 3 डिग्री कंसिडर करते हैं। मान लो आपके पास में मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na+। ये जो R ग्रुप है यहाँ पर, ये कैसा है, 3 डिग्री R ग्रुप है। ठीक है, और इस 3 डिग्री R ग्रुप का हम लोग क्या करा रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करा रहे हैं। हमने ये सॉल्ट ले रखा है। तो अब क्या करना है, शुरुआत में मैकेनिज्म इसका भी सेम रहेगा। शुरुआत में क्या होगा, यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होके, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो एक तो बनेगा CH3 CH3 CH3। ठीक है, और साथ में आपकी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। लेकिन इनिशियली होता क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये O रेडिकल बन गया, ये ऐसे। ठीक है, शुरुआत में तो यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रेडिकल बन गया। अब क्या होता है, हमने जो पहले मेथड पढ़ा था उसमें क्या था कि ये रेडिकल यहाँ से इधर जाके और ये बॉन्ड इधर से
क्लीव होके क्या करता है, आर रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक आर रेडिकल तो बन जाता है, लेकिन आर आर की कपलिंग पॉसिबल नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल सा है कि ये जो 3 डिग्री मॉलिक्यूल है काफ़ी स्टेरिकली क्राउडेड है, ये काफ़ी स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो दो आर ग्रुप हिंडर्ड वाले मॉलिक्यूल जो है उनको आपस में कनेक्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि ये जो और रेडिकल यहाँ पे बना है, इसी के साथ में एक आर रेडिकल आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। आर रेडिकल कौन सा? ऐसा ही आर रेडिकल होगा, ये CH3 रेडिकल। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। अच्छा, ये कैसे बना होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और इधर, तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो उससे आर रेडिकल भी बनेगा। अब कंडीशन क्या थी यहाँ पर, आर आर की कपलिंग ना होके क्या हो जाता है, इस ओ रेडिकल के साथ में ये आर कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ में ये रेडिकल CH3, दिस इज एस्टर। तो ये हमने जो अभी नोट लिखा था थोड़ी देर पहले कि इफ 3 डिग्री R इज टेकन देन एस्टर इज फॉर्म्ड, क्या नहीं बनेगा, आर आर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है, इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ठीक है, और एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो आपने MeCOO माइनस Na प्लस और EtCOO माइनस Na प्लस का कॉम्बिनेशन ले लिया सपोज करो, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स भी आप यूज कर सकते हो। इसका जब आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे भाई। Me के साथ कनेक्ट हो सकता है, ET के साथ कनेक्ट हो सकता है, और Me और ET आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Me। अब मैं सिर्फ एनोड के ऊपर जो आर आर का कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को मेंशन कर रहा हूँ। Me बन जाएगा, उसके साथ में दो ET के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके साथ में Me ET भी आपस में कनेक्ट हो सकता है। मतलब एक मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आपको मिल जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? उसी तरीके से मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल और कंसिडर कर लेता हूँ कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास में ये 5 कार्बन है और यहाँ पर ये CO माइनस Na प्लस और यहाँ पर भी CO माइनस Na प्लस। मतलब इस बार मैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका मैंने क्या करवाया, अगेन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवा दिया। तो हमें क्या करना है, जो COO ग्रुप है उसको हटा के क्या करना है, वहाँ पे एक रेडिकल बनाना है। तो ये जैसे ही हटेगा तो रेडिकल कहाँ बनेगा, इस कार्बन के ऊपर, और जैसे ये ग्रुप हटेगा यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा तो रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो जब ये दो रेडिकल आपस में कनेक्ट होंगे इस तरीके से, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का आर आर का ही तो कॉम्बिनेशन है कि भाई इधर से एक आर ग्रुप आ रहा है, इधर से एक आर ग्रुप आ रहा है, और दोनों आर ग्रुप आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, और साथ में क्या बन गई, CO2 गैस बन गई, हाफ मोल H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और NOH बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन बनाने का ये काफी बढ़िया तरीका है। उसी तरीके से अगर मान लो आप 6 कार्बन लेते हो तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना, अगर उसी मॉलिक्यूल के अंदर दो CO ग्रुप होते हैं तो उस कंडीशन में इस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, इसका नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो आपके पास में कंपाउंड है COO माइनस Na प्लस और CHCOO माइनस एंड Na प्लस, ये मॉलिक्यूल है सपोज करो। इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CO ग्रुप बाहर और यहाँ से भी CO ग्रुप बाहर, मतलब यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल। आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, यहाँ पे रेडिकल। जो CO ग्रुप बाहर निकल रहा है उसके पास वाले कार्बन के ऊपर क्या बनाना है, रेडिकल बनाना है, और ये दोनों रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पर एक एल्कीन बन रहा है। तो आप चाहो तो इससे एल्कीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? हम तो वैसे ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एल्कीन भी बन रहा है साथ साथ में, आप लोग ये भी ध्यान दें। उसी तरीके से
आप जैसे मान लो कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आप लोग पढ़ते हो। मैलेइक एसिड क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड COH, ये कंपाउंड जो होता है, जो सिस फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड। दोनों COH सेम डायरेक्शन में होंगे। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में? NaOH के साथ में। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH CO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे भी बन गया CO माइनस एंड Na प्लस। तो ये जो कंपाउंड है, दिस इज मैलेइक एसिड, और ये जो कंपाउंड बना, ये सॉल्ट बना, सोडियम सॉल्ट, किसका? मैलेइक एसिड का। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मैलेट। सोडियम मैलेट। तो सोडियम मैलेट का अगर आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाते हो तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन जाएगी यहाँ पर। मतलब एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, और एल्काइन भी आप इससे बना सकते हो। डिपेंड करता है कि वो COH ग्रुप जो है वो कहाँ पर कनेक्टेड है और कैसे कार्बनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सोडियम मैलेट का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाने पर क्या बना? इथाइन। उसी तरीके से अगर मान लो आप सोडियम फ्यूमेरेट ले लेते हो, फ्यूमेरेट क्या होता है? जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है CO माइनस Na प्लस एंड CO माइनस Na प्लस, दिस इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज सोडियम फ्यूमेरेट। तो जब आप सोडियम फ्यूमेरेट का कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करोगे तो अगेन यहां पर भी क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से। बस यहाँ पर ये CO बाहर निकाला तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, और ये दोनों आपस में रेडिकल क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे इथाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर एल्कीन भी पॉसिबल है और एल्काइन भी पॉसिबल है, चाहे सोडियम मैलेट लो चाहे सोडियम फ्यूमेरेट लो, दोनों से कंपाउंड आपका क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर, जैसे कि हमारे पास में ये एक डबल बॉन्ड था COO माइनस Na प्लस और COO माइनस Na प्लस। एक क्वेश्चन तो ये है, देखो यहाँ पे दो CO माइनस लगे हुए, अब जैसे ये दोनों CO माइनस बाहर निकलेंगे तो क्या करना है? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाए तो इससे क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल सा कंपाउंड है, दोनों R रेडिकल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास में मॉलिक्यूल ऐसा है COO माइनस Na प्लस CO माइनस एंड Na प्लस, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही आप इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाते हो तो कायदे से होना क्या चाहिए कि जैसे ये CO माइनस यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड होते ही ये कार्बन कैसा हो जाएगा? लीनियर शेप में होना चाहिए, और लीनियरिटी मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगी? रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वो बन नहीं पाएगा, तो वो फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं है। उसकी बजाय ऐसे डाइमराइजेशन टाइप का हो जाता है, दो ऐसे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दें कि जैसे यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड रहेगा और ऐसे ही एक रिंग और रहेगी हमारे पास में, और यहाँ पर ये रेडिकल्स बनेंगे। जैसे ये CO बाहर निकलेंगे तो दोनों जगह पे क्या बने? रेडिकल्स, और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और होगा ये। तो इस टाइप का ये जो मॉलिक्यूल है और आपस में क्या कर लेगा? ये रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये रेडिकल भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन जो है वो जेई में पूछा गया है। बस यहाँ पर मतलब हम लोग प्रोडक्ट, वैसे ऑप्शन में ये प्रोडक्ट भी था तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनता। कारण क्या है कि ये जो दोनों कार्बन है, ये वाला और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट जो है वो फेवरेबल नहीं होता, उसके बजाय क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन हो जाता। तो ये जेई का क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे कि आपके पास में मॉलिक्यूल इस टाइप का आ गया कि यहाँ पर ये COH आ जाए और यहाँ पर ये COH आ जाए, या इसका डायरेक्टली सोल्ट हम लोग यूज़ कर लें Na प्लस। अब इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस करवाया तो क्या बनेगा?
यहां पे रेडिकल बनेगा एक, और एक रेडिकल आपका यहां पे बनेगा। तो दोनों रेडिकल्स को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब देखो ये जो 6 मेंबर की रिंग है वो तो एज इट इज मेंटेन्ड है, ये 6 मेंबर की रिंग एज इट इज। अब क्या करना है, यहां से एक कार्बन और यहां से भी एक कार्बन, मतलब ये दोनों कार्बन जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इन दो कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन। तो ये एक ब्रिज हेड कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ब्रिज हेड इसका बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है वो भी इससे फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि आपके पास में कंपाउंड ये इस टाइप का आ गया कि यहाँ पर ये CO माइनस Na+, सब जगह पर CO माइनस Na+, तो ये सारे CO2 बाहर निकल जाएंगे और जो हमारे पास में कार्बन्स बचेंगे उनके ऊपर क्या बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा ये, और 2 रेडिकल बनेंगे यहाँ पर। ये तो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे सीधे सीधे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक स्पाइरो मॉलिक्यूल बन जाएगा इस टाइप का। उसी तरीके से हम लोगों ने क्यूबेन वर्ड लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मान लो यहाँ CO माइनस Na+, यहाँ पर CO माइनस Na+, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यूबेन। ये सिंपल सा आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस है। इसके लिमिटेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिटेशंस क्या हैं, सेम एज वुड्स रिएक्शन। जो वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस थी वही वैसी ही लिमिटेशंस यहाँ पे है। इट इज ए फेवरेबल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप 3 डिग्री R ग्रुप लेते हो तो उस कंडीशन में एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है एज कंपेयर टू RR, या फिर लो यील्ड ऑफ RR इज ऑब्टेन्ड, एस्टर इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। और अगर आप फॉर्मिक एसिड का सोल्ट यूज करते हो तो एनोड पर भी H2 गैस इवोल्व हो जाती है। ये इसके छोटे से आपके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे सिमिलर हैं जो किसके, वुड्स रिएक्शन के। तो ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस हो गया, जिसमें क्या करा हम लोगों ने, डीकार्बोक्सिलेशन करा, मतलब COH ग्रुप जो था उसको हमने CO2 के रूप में क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर एक और मेथड है हमारे पास में कि सोडा लाइम के साथ में सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर दो, हीट कर दो, या उसके जो सॉल्ट होता है उसको हीट कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 गैस उसमें भी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। सेकेंड मेथड है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन on heating with soda lime। मतलब ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो भी 2 टाइप का है, एक तो सोडा लाइम के साथ हीट करो और एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्टली हीट कर दो। डायरेक्ट हीटिंग करने पर भी क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। सोडा लाइम क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट लिख देता हूँ कि मान लो आपके पास में RCOOH है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई, NaOH प्लस CaO, इसके साथ में हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, ये जो R ग्रुप है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पिछले वाले कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट की सिंथेसिस में क्या था, R रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ये CO2 जो थी वो बाहर निकल के यहाँ रेडिकल बना था, और ऐसे 2 रेडिकल आपस में मिलके RR का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होता है, और वो कार्बो एनाइन जो है वो आगे चल के क्या करता है, H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब एक बेस की तरह एक्ट करके एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देगा, RH का फॉर्मेशन करेगा। तो अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ से ये CO2 बाहर निकाल दे, जैसे ये CO2 बाहर निकलेगी तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, इस हाइड्रोजन को इस R के साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, RC+O एंड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें से क्या करना है, ये सिंपल तरीका है, ये CO2 ग्रुप क्या करना है, बाहर निकालना है, और ये जो R और H हैं इनको आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, देखो RH,
ये सीधा R और इसके साथ में क्या बन जाएगा H। अब कंडीशन क्या है, एल्केन अगर बनाना चाह रहे हो तो ये जो R ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगेगा तो एल्केन बन जाएगा। और अगर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टाइप का ऐसा कुछ होगा तो एल्कीन या फिर एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके साथ में कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, Na2CO3। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड O एंड OH, इसकी सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, NaOH के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही आप NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा O- एंड Na+, ये सॉल्ट बन गया। अब क्या होता है, इसके अंदर एक सिंपल सा रेजोनेंस होता है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा, तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस R ग्रुप के पास में एक्वायर हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो O- था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो R के साथ में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक R- का फॉर्मेशन हो गया। देखो R- यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट, और यहां से CO2 गैस क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, प्लस CO2। बात समझ में आ रही है। ये R- जो इंटरमीडिएट है, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो ये R- जो है वो H2O के साथ में रिएक्शन कर लेगा, R- के साथ में यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन का जो H है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, RH, और साथ में क्या बन जाएगा, ये CO2। अब बेसिकली होता क्या है, यहां पर हम लोग CaO के साथ में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मतलब यही वाला प्रोसेस है, CaO के साथ में हमने क्या कर दिया, हीटिंग कर दिया, और यही हमारा क्या है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जैसे ही आप हीट करते हो तो R- का फॉर्मेशन हो गया, और ये R- का फॉर्मेशन होके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो RH का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में क्या बन गया, CO2। और ये जो CO2 है वो आगे चल के रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2CO3। समझ में आ रही है बात। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करना है, ये जो RCOH है इसमें इस R को हटा के इसके साथ में क्या कर देना है, एक H जोड़ देना है, और साथ में क्या बनाना है, Na2CO3 बनाना है। ठीक है, प्रोसेस क्या था कि RCOH NaOH के साथ रिएक्शन करा, और पहले क्या बन गया, RO-, ये जो माइनस है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके R- का फॉर्मेशन करता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम का इंटरमीडिएट कौन है, R-, जबकि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस में क्या था, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल था, R रेडिकल। और ये R- जो है वो क्या कर देगा, H2O के साथ में रिएक्शन करके RH का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये R- कैसे बनेगा, जैसे आप CaO के साथ में इसको हीट करते हो तो R- का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो CO2 गैस निकलती है वो क्या बना लेती है, Na2CO3। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो कि मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। आपको सिंपल तरीके में जो प्रोडक्ट बनाना वो कैसे बनाओगे, मान लो ये जो कंपाउंड है इसको हमने किसके साथ में किया, NaOH प्लस CaO के साथ में हीट किया, सोडा लाइम के साथ में हीट कर दिया। तो ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम क्या करना है, CO2 गैस बाहर निकाल ली, और CH3 के साथ में क्या करना है, यह हाइड्रोजन जोड़ना है। तो कंपाउंड क्या बना, CH4। यहां पर यह ध्यान रखना कि CH3 इथेन मत लिख देना, क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, तो 3 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो क्या बन गया, CH4। उसी तरीके से मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको आपने सोडा लाइम के साथ में हीट किया तो क्या बनेगा, CH3 और CH2, और उसके साथ में ये हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, CH3, ये मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर, तो कंपाउंड बनेगा CH3 एंड CH3। तो ये इथेन बन गया। तो इससे देखो मीथेन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी कंसिडर कर लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लो आपके पास में जैसे आइसोप्रोपाइल है IPRCOH, इसको आपने सोडा लाइम के साथ में क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हमें क्या करना, IPR के साथ में हाइड्रोजन जोड़ना है, सीधा सिंपल सा IPR और इसके साथ में H। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CH CH3COH, ये है बेसिकली ये मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या करना है, ये हटाया और उसकी जगह पर H, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा, सॉरी प्रोपेन। उसी तरीके से मान लो आपके पास में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो यहाँ पर,
तो इसको सोडा लाइम के साथ में हीट किया तो बस ये COH को हटा के क्या करना है, TBO और इसके साथ में H जोड़ना है। अब इसके अंदर कुछ एल्ट्रेशंस भी हो सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। क्या? जैसे मान लो कि आपके पास में कंपाउंड है CH2COH। मान लो जैसे यहाँ पर COH है और यहाँ पर एक आयोडीन लगा दिया, मतलब अब यहाँ पर एक इंटरनली लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास में, ठीक है। या एक कार्बन और लगा देते हैं, CH2COH, ये मॉलिक्यूल है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आयोडीन है, एक लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर ये COH है। तो जैसे ही आप इसका सोडा लाइम के साथ में हीटिंग करते हो तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमें पता है कि ये जो COH है वो बाहर निकलता है और उसकी जगह इंटरमीडिएट क्या बनता है, जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये COH है हमारे पास में, तो जैसे ही आप सोडा लाइम के साथ में हीट करते हो तो पहले क्या बनेगा, CH2I, CH2 एंड CH2 नेगेटिव चार्ज, ये इसका इंटरमीडिएट है रिएक्शन का। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसिडर किया जाता है, और इस न्यूक्लियोफाइल को अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप दिख गया तो ये उसके ऊपर अटैक कर देगा इंटरनली, तो ये इसके ऊपर अटैक करके इस आयोडीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, मतलब उस H को एब्स्ट्रैक्ट करने से पहले ये इंटरनली रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है बताओ, 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 और 4, और साथ में क्या बन गया, ये I- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक सिंपल सी क्या है, इंटरनल SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इंटरनल। तो यहाँ पर क्या बन गया, 4 कार्बन की एक रिंग बन गई, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। उसी तरीके से अगर मान लो हम लोग एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो कि CH2I, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2COH। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि जैसे ही इस कंपाउंड को सोडा लाइम के साथ में आपने हीट किया, इसका प्रोडक्ट तो ये था साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, COH जैसे ही बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बनेगा। अब एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये नेगेटिव चार्ज सीधा इस कार्बन के ऊपर अटैक करके इस आयोडीन को क्या कर दे, बाहर कर दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये एक तरह का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, देखो इंटरनली यहाँ पर क्या बना, CH2I, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे जैसे ये CO2 बाहर निकली तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, देखो ये रेजोनेंस, एक ऑप्शन क्या था कि नेगेटिव चार्ज सीधा इस कार्बन पर अटैक करके इस आयोडीन को बाहर कर दे, वो माइनर प्रोडक्ट होता है, उसकी बजाय ये इस तरीके से अटैक करना प्रीफर करता है। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये आयोडीन यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से कंपाउंड क्या बना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, ब्यूटाडाइन बन गया, सीधा सिंपल सा। हमारे पास में एक पाई बॉन्ड था पहले ऑलरेडी प्रेजेंट, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके क्या कर देगा, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ले आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये आयोडीन यहाँ से बाहर। ये रेजोनेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके साथ में, और नेगेटिव चार्ज इनफेक्ट क्या है, कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं यहाँ पर। और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास में कंपाउंड यहाँ पर ये है Cl COOH एंड COH, इसका आपने सोडा लाइम के साथ में क्या कर दी, हीटिंग कर दी। तो हमें पता है एक नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पर, और एक नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर देगा, और इधर से Cl बाहर और इधर से भी Cl बाहर। सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस टाइप का स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ। मान लो आपके पास में मॉलिक्यूल है CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये मॉलिक्यूल है। इसको सोडा लाइम के साथ में आपने हीट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आके लिविंग ग्रुप है ना हमारे पास, तो इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, देखो
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन से एक इंटरनल लिविंग ग्रुप आ जाता है, तो उस कंडीशन में एल्कीन एल्काइन वगैरह इस टाइप के कंपाउंड्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। उसी तरीके से मान लो जैसे कंपाउंड आपने ये कंसिडर कर लिया, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे COH, तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करके इस Cl को बाहर कर देगा। तो अगेन वापस वही ब्रिज हेड कंपाउंड बन जाएगा, 6 मेंबर की रिंग एज इट इज, और ये 2 कार्बन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज हेड मॉलिक्यूल बना देंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, CH2I CH डबल बॉन्ड, या यहाँ पर मान लो जैसे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हमने क्या करा, सोडा लाइम के साथ में हीट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो भाई, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था उस कंडीशन में यहाँ नेगेटिव चार्ज बना था, वो नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके आयोडीन को बाहर कर रहा था, तो क्या बना था, ब्यूटाडाइन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर किया था। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से हमें पता है कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक पाई बॉन्ड क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा पाई बॉन्ड जो होता है उसकी परपेंडिकुलर होता है। तो जो इसके पैरेलल होगा ना इसकी, वही इसके अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो एट ए टाइम एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन्ड, और उसी समय ये आयोडीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से मॉलिक्यूल क्या बनेगा, देखो CH2, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जनरेशन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, क्यूमिलिन बन गया। भाई क्यूमिलिन्स क्या होती है, जिसमें कंटिन्यूटी में पाई बॉन्ड साथ में लगे होते हैं। ऑड नंबर ऑफ क्यूमिलिन्स भी होता है और इवन नंबर ऑफ क्यूमिलिन्स भी होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन कौन सा होता है, एलिन। एलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलिन। ये हमने GOC के साथ में पढ़ा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। तो ये एक स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, एक क्यूमिलिन बन गया। उसी तरीके से एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। मान लो सपोज करो कि आपके पास में यहाँ COH है और यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप मान लो Br लगा दिया। अब इसके अंदर आपने क्या करवाया, सोडा लाइम के साथ में हीटिंग करी, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये Br यहाँ से बाहर। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, ये इस टाइप का। अगर मान लो इधर भी एक पाई बॉन्ड होता तो फिर एरोमेटाइजेशन एक रिंग बन जाती। और एग्जांपल देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पर ये COH है, इसको आपने सोडा लाइम के साथ में हीट किया, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये आयोडीन बाहर। तो यहाँ से बेंजीन बन गया। देखो अगर मान लो ये पाई बॉन्ड वगैरह नहीं होते, सीधा मॉलिक्यूल ऐसा ही होता I और यहाँ पर ये COH, तो अब इसमें तो रेजोनेंस की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इसको जब आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये वो सीधा क्या कर देगा, इस आयोडीन के ऊपर अटैक करके बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से क्या बन गया, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। तो ये इस तरीके से आपको डीकार्बोक्सिलेशन कराना है ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। अगर उसमें इंटरनली कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो सोच समझ के आंसर लिखना है, क्या बनेगा कंपाउंड। लेकिन अगर मान लो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है, COH को बाहर निकाल के उसकी जगह पर क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसी तरीके से एक यहाँ पर और कंपाउंड होता है हमारे पास में, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप डायरेक्टली अगर हीट करते हो तो डायरेक्ट हीटिंग करने पर क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन उसके अंदर भी हो जाता है। COH ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, तो बीटा कीटो एसिड्स को जब आप हीट करते हो तो उसमें भी आपका COH ग्रुप बाहर निकलता है, लेकिन फिर वहाँ पे एल्केन नहीं बनेगा। ठीक है, वो हम लोग मेथड्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उसके साथ में वो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसे नोट करें। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं
दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोरे रिएक्शन भी बोल सकते हो आप लोग या कोरे हाउस सिंथेसिस भी बोल सकते हो। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस है। ईजे कोरे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने, ये एक नोबेल लॉरेट है, इन्होंने इस रिएक्शन को प्रपोज किया था, दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। तो या फिर इसको सिंपल में कोरे हाउस रिएक्शन भी बोल सकते हो। देखो अभी तक हम लोगों ने जो मेथड्स पढ़े उस मेथड्स में क्या था कि इवन नंबर ऑफ एल्केन्स जो थी वो इजीली बन पा रही थी। चाहे आप वुड्स रिएक्शन ले लो, चाहे आप फ्रैंकलिन रिएक्शन ले लो, ठीक है, चाहे आप वुड्स-फिटिग रिएक्शन ले लो या XYZ जो भी रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस ले लो, उन सभी में क्या बन रही थी, इवन एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि R के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे। डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, ये एक मेथड ठीक है, मान लो जैसे आपको ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाना है तो उसमें बन जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट फेवरेबल मेथड होता है कि आपको चाहते हो कि भाई हम लोग ऑड एल्केन सिंथेसाइज करें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये मेथड जो है वो इवन और ऑड दोनों टाइप की एल्केन्स का फॉर्मेशन करवा लेता है। कैसे होता है, देखो कि हमारे पास में एक एल्काइल हैलाइड है। अभी ये एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्केन बनाने का तरीका समझ रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि बीच में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले तरीके भी समझ लिए थे। एल्काइल हैलाइड से कौन सी रिएक्शन थी, एक तो वुड्स रिएक्शन थी हमारे पास में। वुड्स रिएक्शन में आप क्या करो, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में हीट करते हो तो क्या बनता है, एल्केन बन जाता है। उसी तरीके से आप एल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन भी करवा सकते हो। जैसे रिडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि LiLH4 के साथ कराया या NaBH4 या ट्राइफिनाइल हाइड्राइड के साथ में आप रिडक्शन करवाते हो, तो वो भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, एल्केन का। उसी तरीके से रिडक्शन में क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें किसी एल्डिहाइड और कीटोन का आप रिडक्शन कराते हो तो करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज क्लीमेंशन रिडक्शन, ZnHgHCl, और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या हो गया, NH2 KOH। NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी तरीके से रेड फॉस्फोरस HI के साथ में आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जब आप हीट करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और करस्पॉन्डिंग उसका क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो एल्काइल हैलाइड के थ्रू भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू भी सीखा। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो मेथड थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस और ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये एक एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का तरीका है। और कैसी एल्केन, इवन और ऑड दोनों टाइप की एल्केन इससे बहुत ही इजीली बन जाती है। वुड्स रिएक्शन में क्या बन रही थी, इवन एल्केन जो थी वो बन रही थी। कोल्बे रिएक्शन में भी क्या था, इवन एल्केन के लिए फेवरेबल मेथड्स थे, तो वो उनकी लिमिटेशंस थी। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो RX है हमारे पास में कंपाउंड, इस एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, लिथियम के साथ में। तो यहां से जो कंपाउंड बनता है दैट इज RLi, दैट इज एल्काइल लिथियम। क्या बन गया हमारे पास में, एल्काइल लिथियम बनता है शुरुआत में कंपाउंड। तो RLi बन गया, या इसको आप R माइनस या Li प्लस भी कंसिडर कर सकते हो। इसको क्या कंसिडर करेंगे, R माइनस एंड Li प्लस, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके रिएक्शन करा रहे हैं CuX के साथ में। कॉपर का कंपाउंड है, तो उसके साथ में जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कंपाउंड है RLi, ये इसके साथ CuX के साथ में रिएक्शन करके बनाता है R2Cu Li। मतलब इस कॉपर के साथ में दो R ग्रुप भी आ गए और साथ में लिथियम भी आ गया। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप लोग खास तौर से ध्यान रखें, दैट इज नोन एज गिलमान्स रिएजेंट। जैसे आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ चुके हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जो एक कार्बेनाइन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो ये कार्बेनाइन R माइनस है, ये R माइनस यहां से मिलता है हम लोगों को इससे, ठीक है। और ये R माइनस अगर आप किसी RX के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो ये R माइनस इसके ऊपर अटैक करके इस हेलोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तो बना सकते हो एल्केन, या RR का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। उसी तरीके से फ्रैंकलिन रिएक्शन भी होती है हमारे पास में। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, RZNX हम लोग यूज करते हैं। RZNX या RX के जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो RZNX का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आगे चल के RX के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RR का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गई। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसी तरीके से गिलमान्स रिएजेंट भी क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसका, R माइनस का। तो इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ R माइनस। इसको मैं रफ कर देता हूं, देखें कि ये हमारे पास में क्या था, गिलमान्स रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल
lithium cuprate. This compound is known as dialkyl lithium cuprate. और ये क्या है? गिलमांस रिएजेंट. इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ R माइनस. तो वो मैं बाद में लिख दूंगा एक नोट बना के. अब क्या होगा देखो, हमारे पास में एक मान लो R-X हम लोगों ने यूज कर लिया. ये गिलमांस रिएजेंट क्या करेगा? R माइनस सप्लाई करेगा. जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R माइनस मिलता था, उसी तरीके से इस गिलमांस रिएजेंट से भी हमें क्या मिलने वाला है? एक R माइनस मिलने वाला है. और इस R माइनस को जैसे ही कोई एल्काइल हैलाइड दिखेगा, ये क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक कर देगा. अब ये R-X जो है, ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री. और रेट जो होगी वो किस में ज्यादा होगी बताओ? 1 डिग्री में ज्यादा फास्ट हो जाएगी. कारण क्या है? क्योंकि अब यहाँ पर एक SN2 रिएक्शन होने वाली. देखो, ये इस R- के ऊपर अटैक करेगा और इस हेलोजन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा. ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा? इस R- के ऊपर अटैक करेगा. यहाँ से हेलोजन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना? देखो, R'. ये एक एल्केन बन जाएगा वापस अगेन. यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है? SN2 रिएक्शन हो रही है. ये चीज आप लोग खास ध्यान रखें. तो शुरुआत में क्या हुआ था? कोरेहाउस सिंथेसिस में एक एल्काइल हैलाइड लिया, उसके लिथियम के साथ रिएक्शन कराई तो RLi का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद में CuX के साथ रिएक्शन कराई तो R2CuLi, जो क्या होता है? गिलमांस रिएजेंट होता है. और इस गिलमांस रिएजेंट की आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में? R'-X. तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के थ्रू भी एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. और ये R जो है वो कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री या 2 डिग्री. 3 डिग्री नहीं होना चाहिए. कारण क्या है? कि 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं होती है. कारण कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. तो ये डायरेक्टली जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा. एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? SN2 रिएक्शन. तो 1 डिग्री में रेट फास्ट होती है, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो लेस हिंडर्ड साइड पे ज़्यादा फास्ट होती है. और फिर हमारा 2 डिग्री. तो SN2 रिएक्शन होके यहाँ पे RR का फॉर्मेशन हो गया. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कंपाउंड है CH3Cl. CH3Cl है, ठीक है. इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई? लिथियम के साथ में कराई. तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? CH3Li. ये मिथाइल लिथियम बन गया, और इससे हमें CH3 माइनस मिल जाएगा एक तरह से. और जैसे ही इसकी हमने CuBr के साथ में रिएक्शन कराई, सपोज करो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कंपाउंड? CH3 होल ट्वाइस CuBr, सॉरी Li. भाई हम लोग क्या बना रहे हैं? गिलमांस रिएजेंट बना रहे हैं, डाइएल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, R2CuLi की तरह. तो यहाँ पे जो CH3 था ना लिथियम के साथ में, ऐसे 2 CH3 यहाँ पर आ गए और उसके साथ में Cu और उसके साथ में Li. तो बेसिकली ये मिथाइल का गिलमांस रिएजेंट है. तो ये हमें क्या सप्लाई करने वाला है? ये हमें CH3 माइनस सप्लाई करने वाला है. अब इसके रिएक्शन में करवा देता हूँ. मान लो CH3 कुछ नहीं मेंशन कर रखा है. अगर मान लो सिर्फ एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड है हमारे पास में, तो फिर यही होगा सॉल्यूशन में. तो CH3Cl है मान लो हमारे पास में अगेन. तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 माइनस, और ये CH3 माइनस इस CH3 को ऊपर अटैक करके यहाँ से Cl को क्या कर देगा? बाहर. तो 2 CH3 आपस में कनेक्ट हो गए, CH3 तो इससे क्या बना? देखो, CH3Cl से CH3 दैट इज इथेन. अब मान लो कि मैं सपोज चाहता हूं कि भाई प्रोपेन बनाऊं. ये तो इवन नंबर का एल्केन बन गया. मैं चाहता हूं कि भाई ऑड नंबर का एल्केन भी इसमें बन जाए, तो वो भी बहुत इजीली बन जाएगा. देखो कैसे? कि मान लो हमने CH3Cl लिया था, अगेन उसकी रिएक्शन कराई लिथियम के साथ में, तो यहां से कंपाउंड बनेगा CH3Li. अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूं? CuBr के साथ में. तो यहां से कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 होल ट्वाइस CuLi. ये बन गया. यहां से थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूं. CH3Cl के लिथियम के साथ रिएक्शन कराई तो CH3Li, और फिर CuBr के साथ रिएक्शन कराई तो CH3 होल ट्वाइस CuLi. ये क्या सप्लाई करने वाला है? ये हमें सप्लाई करने वाला है गिलमांस रिएजेंट है, तो CH3 माइनस. अब हमने यहां पर देखो CH3Cl लिया था और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था, तो हमने इसी को मान लिया था. लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक दूसरा एल्काइल हैलाइड कंसिडर कर लूं. दूसरा एल्काइल हैलाइड क्या ले सकते हो आप? ऑड एल्केन बनाना चाहते हो, तो मान लो मैं कंपाउंड ले लेता हूं CH3CH2Cl. ये कंपाउंड ले लिया, इथाइल क्लोराइड यहां पर यूज कर लिया.
तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये जो CH3 माइनस है ना, ये CH3 माइनस अब यहाँ से इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये अगेन एक SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन हुई थी, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और उसके साथ में एक और CH3 CH2 एंड CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन। तो आप देखो दोनों टाइप के, अच्छा ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर भी बनेगा, क्योंकि हम लोग पहले स्टेप में अलग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, बाद वाले स्टेप में अलग एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। तो दो एल्काइल हैलाइड के कॉम्बिनेशन से हम लोग इवन एल्केन भी बना सकते हैं, ऑड एल्केन भी बना सकते हैं, जैसी हमें डिजायर्ड एल्केन होती है वैसी बना सकते हैं। तो कोरे-हाउस सिंथेसिस जो है वो काफी बढ़िया मेथड है एल्केन्स को बनाने का, इससे आप हर तरह की डिजायर्ड एल्केन बना सकते हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। तो यहाँ पर एक सिंपल सा नोट में लिख देता हूँ, कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ये आप लोग लिख लें, कोरे-हाउस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इवन एंड ऑड बोथ टाइप ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो ये आपके एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या हो गए, यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, आप लोग इसे नोट करें। थैंक यू वेरी मच।